सीरीज मोटर, देखिए सीरीज मोटर को समझना बड़ा आसान काम है। आप लोगों के लिए डीसी सीरीज मोटर क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखी है, इसलिए आप लोगों के लिए एसी सीरीज मोटर समझना बहुत आसान काम है, प्रोवाइडेड कि आपको ये याद हो कि डीसी सीरीज मोटर क्या थी। अगर वो याद नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं याद दिलाता हूं क्योंकि 90% केसेस में डीसी सीरीज मोटर याद नहीं रहती है। तो आई जस्ट मेक अ ब्रीफ रिकैप। डीसी सीरीज मोटर क्या है? ये रहा आर्मेचर, ये रिफील्ड, इसके अंदर आपने यहां सप्लाई दी, डीसी सप्लाई वीएल, इसकी वजह से करंट गया आईएल, ये आईएल है। फील्ड के अंदर जो करंट जा रहा है दैट इज आईएसई, आर्मेचर के अंदर जो करंट जा रहा है दैट इज आईए। इसके अंदर आर्मेचर रेजिस्टेंस है और बैटरी है। दिस इज ईबी बैक ईएमएफ एंड दिस इज आरए। इतने चीजें होती हैं। आईएल, आईएसई और आईए, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? आईए सबसे बड़ा है और आईएसई तो तीनों के तीनों बिल्कुल सेम है। सो आई एल इज इक्वल टू आई एस ई इज इक्वल टू आई ए वट एवर। अब देखो इसकी जो एक्चुअल वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग किस तरह से है? मान लीजिए ये रहा आर्मेचर, इस आर्मेचर के ये रहे दोनों ब्रशेस, ये रहे दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसकी वाइंडिंग कैसे होनी है? एक्चुअल जो इसके अंदर वाइंडिंग रखी है वो कैसी है? ये मान लीजिए बैटरी है, मतलब सप्लाई, ये सप्लाई जो है जहां पे आपको वीएल देना है, ये सप्लाई, दिस वीएल, ये वीएल है। तो देखिए ये आर्मेचर है और ये दोनों पोल्स हैं। जो इसके अंदर जो सप्लाई आपको देनी थी दैट वाज वीएल, वो वीएल ये रहा, ये दोनों पॉइंट। तो इसके अंदर वाइंडिंग आपको कैसे करनी है? ये गया इसके अंदर गया, यहां से इसके अंदर गया, इसमें से निकला इसके अंदर गया, यहां से आके इसमें जुड़ गया। ये तरीका है जिस तरह से जो एक्चुअल वाइंडिंग है वो इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका और बेसिक लेवल पर अगर आप डायग्राम याद करें तो बेसिक लेवल वाला डायग्राम ये था जिसमें हम ये बोलते थे कि ये दोनों पोल्स हैं और इन दोनों पोल्स के बीच में एक कंडक्टर लगा रखा है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये बन रहे हैं और इसके अंदर अगर यहां डॉट है और अगर यहां क्रॉस है तो उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे निकाला जाएगा? रूल, खाली यू रूल अगर याद हो तो कौन सा वाला रूल लगाएंगे इसके अंदर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो उसके हिसाब से आप ये देखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ, तो ये बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, तो इसका जो मोशन है दैट इज अपवर्ड्स। ये वाला कंडक्टर अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये वाला हो गया। अब ये बताइए कि अगर आपने इसके अंदर डीसी देने के बजाय अगर इसके अंदर एसी दे दी तब इस मोटर के अंदर क्या होगा? मोटर चलेगी या नहीं चलेगी? क्यों चलेगी, कैसे चलेगी? तो अगर आपने इसके अंदर एसी सप्लाई दे दी, डीसी मोटर के अंदर एसी सप्लाई कनेक्ट कर दी, तब ये काम करेगी तो कैसे करेगी और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? इसमें नॉर्मली ये समझा जाता है कि अगर इसमें पॉजिटिव साइकिल आएगी तो मोटर एक साइड में घूमने की कोशिश करेगी, नेगेटिव साइकिल आएगी तो दूसरे साइड में घूमने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर पॉजिटिव साइकिल आती है तब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसमें डॉट है, इसमें क्रॉस है। अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन इस कंडक्टर में बाहर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ हो गया इसमें। अगर नेगेटिव साइकिल इसके अंदर आती है तब ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, इसके अंदर क्रॉस लगेगा, इसके अंदर डॉट लगेगा। अब ऐसे में अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर इसके अंदर डायरेक्शन उल्टा हो गया, ये तार इसी में जा रहा है, वही तार इसमें जा रहा है, वही तार इसमें जा रहा है, तो अगर इस पोल्स के अंदर डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो इसका मतलब आर्मेचर के अंदर भी डायरेक्शन उल्टा हो गया है।
तो अगर ये नॉर्थ और ये साउथ हो रहा है तो ये डॉट और ये क्रॉस हो रहा है। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर फर्स्ट फिंगर रखेंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर बाहर की तरफ रखेंगे, बाहर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नीचे वाले के नीचे की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब इस वाले का इधर ही जा रहा है। तो पॉजिटिव साइकिल आए या नेगेटिव साइकिल आए, दोनों ही साइकिल के केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों का एक ही साइड में रहेगा। ठीक, इसीलिए अगर आप डीसी सीरीज मोटर के अंदर एसी सप्लाई दे देते हैं तो भी ये मोटर एज इट इज काम करती रहेगी। ठीक है, एज इट इज मोटर घूमती रहेगी। और इसके अंदर बस खाली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी रिगार्डिंग कम्यूटेशन, कम्यूटेशन की कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जितने टाइम में सप्लाई चेंज हो रही है इस टाइम पे और इस टाइम पे, ये वो वाले टाइम पीरियड्स हैं, ये वो वाले इंस्टेंसेस हैं जिस टाइम पर उसके अंदर स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। स्पार्किंग होगी बड़ी हैवी, तो उससे बचने के लिए आप इसके अंदर एडिशनल चीजें इसके अंदर लगानी पड़ती हैं। उससे बचने के लिए आपको इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए के साथ में इसके अंदर कुछ एडिशनल चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग एसी सीरीज मोटर। और एसी सीरीज मोटर में थोड़े बहुत डिजाइन मॉडिफिकेशन अगर कर देते हैं तो दैट बिकम्स यूनिवर्सल मोटर, जिसमें आप डीसी सप्लाई दें या एसी सप्लाई दें, दोनों में से कोई सी भी सप्लाई उसके अंदर दे दें, इट विल रन। सो यूनिवर्सल मोटर इज अ मोटर दैट कैन रन ऑन एसी सप्लाई एज वेल एज ऑन डीसी सप्लाई, और बेसिकली वो सीरीज मोटर होती है। ठीक, वो सीरीज मोटर होती है। सो दिस इज देन नेक्स्ट इज द सर्वो मैकेनिज्म कंट्रोल्ड मोटर। मोटर टू फेज मोटर, थ्री फेज मोटर्स होती हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वो मैकेनिज्म। और सर्वो मैकेनिज्म तो सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये जनरल चीज है, ये सब लोगों को समझ में आ जाएगा। सर्वो मैकेनिज्म बहुत जगह यूज करा जाता है। सर्वो मैकेनिज्म इज फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक, अपने फीडबैक लेना। सर्वो मैकेनिज्म का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल क्या है, यही है सीधे सीधे कि मान लीजिए टीचर यहां पे क्लास में आया, उसने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाने के बाद में उसका जो भी रिस्पांस निकला, जब एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद में जो उसमें मार्क्स आए सारे बच्चों के, वो कैसे आए? बहुत बेकार। अगर वो बहुत बेकार आए तो टीचर को फीडबैक क्या मिलेगी कि इसका मतलब ये है कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब चाहे इसका रीजन चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसका वो नहीं है, तो टीचर कोई नए तरीके से सोचेगा या अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए या बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए नए स्टेप्स लेगा, जिससे कि बच्चे पढ़ाई करें और उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे आ जाएं। सो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक। अब ऐसे में अगर मतलब ये तो खैर इतनी सी कंडीशन हो गया, लेकिन एक और चीज देखिए। अब मान लीजिए आपने एक मोटर लगा रखी है, पंखे हो गए और बाकी जनरल पर्पस मोटर्स हो गई, उनके अंदर प्रॉब्लम की बात नहीं है, कितनी स्पीड कम ज्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पंखे की स्पीड अगर कम भी हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो चीज असेंबली लाइन इमेजिन करिए। असेंबली लाइन जानते हो असेंबली लाइन क्या होती है? असेंबली लाइन जिसमें वो चल रही है, कन्वेयर बेल्ट चल रही है, कन्वेयर बेल्ट पे जॉब जो भी पीसेस हैं वो आते जा रहे हैं, वो चलती जा रही है, एग्जैक्टली एक स्पीड पे चलती जा रही है, वो मोटर वो चलती जा रही है। यहाँ पर उसमें पंच हो जाता है, इसके आगे जाती है, नेक्स्ट मशीन उसमें ड्रिल कर देती है, उसमें आगे जाती है, उसमें कोई और ऑपरेशन हो जाता है, नर्लिंग हो जाता है, शैम्फरिंग हो जाता है। तो अलग अलग मशीन्स लगी हुई हैं इस पर, अलग अलग डिस्टेंसेस पर। तो बेसिकली क्या है, ये कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट है। यहां पर आपने मोटर लगा रखी है, मोटर को घुमा रही है, और एक मोटर यहां पर लगी हुई है, और उसके अंदर भी बेसिकली पूरे रोलर्स लगे हुए हैं। एक मशीन यहां पर है, मशीनिंग सेंटर, एक मशीनिंग सेंटर यहां है, एक मशीनिंग सेंटर यहां है, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। और यहां से इसमें जॉब ड्रॉप करा जाता है। वो जॉब चलता हुआ, जो भी जॉब है वो पहले इस मशीनिंग सेंटर 1 के अंडर में आता है, 1 उस पर कोई ऑपरेशन करती है, जितनी देर में 2 पर पहुंचता है उतनी देर में अगला वाला यहां पर आ गया। ये वाला जॉब जब यहां पर पहुंचता है उतनी देर में यहां पर अगला जॉब आ जाता है, जितनी देर में ये वाला जॉब यहां पर पहुंचता है उतनी देर में ये वाला जॉब यहां पहुंच गया और यहां पर एक और जॉब आ गया। और जिस टाइम जॉब यहां पर है उसी टाइम मशीन ने
अपना जो भी टूल है वो टूल से उस जॉब के ऊपर ऑपरेशन किया और उसके बाद हट गए। ये नहीं कि हर समय चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी एक कांस्टेंट स्पीड होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए इसकी स्पीड अगर कम हो गई, अगर इसकी स्पीड अगर कम हो जाती है, तब क्या होगा, यहां से जॉब तो कॉन्स्टेंटली आते जा रहे हैं और ये जो घूम रही है ये बड़ी धीरे धीरे घूम रही है। तो नतीजा क्या है कि जॉब इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, यहां पे लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। अगर ये ज्यादा तेजी से घूमना शुरू कर दे तो जॉब इसके पहले कि यहां पर आ पाए और ऑपरेशन इस पर हो पाए उससे पहले आगे बढ़ गया, तो उस पर ऑपरेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए दोनों तरीके से इस केस में प्रॉब्लम है कि उसकी मोटर की स्पीड एकदम कांस्टेंट रहनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड पर रन करनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो सिस्टम में मॉनिटर करे कि मोटर की स्पीड बढ़ गई है और वो उसकी स्पीड कम कर दे। अगर इसकी स्पीड कम हो गई है तो जो भी सिस्टम है वो उसकी स्पीड बढ़ा दे। तो सर्वो मैकेनिज्म की जरूरत बेसिकली यहां पर है। दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स। नेगेटिव फीडबैक इसे कहते हैं फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स अभी क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको क्या उनकी जरूरत समझ में आ रही है कि रीजन क्या है, क्यों नेगेटिव फीडबैक की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, सर्वो मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है इस मोटर की स्पीड कांस्टेंट करने के लिए। ये वाली चीज क्लियर हो गई सब लोगों को? चलो अब देखो ये वर्क कैसे करता है। फीडबैक, इसके पहले कभी ये वाला वर्ड सुना है फीडबैक? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो खैर बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की, फीडबैक की, लेकिन वैसे कभी कहीं सुना है? माइक में एक सीटी आती है, माइक के वॉल्यूम अगर ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो उसमें से एक बड़ी तेज सीटी की आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिसको सब लोग कहते हैं फीडबैक आ रही है, फीडबैक आ रही है। फीडबैक जानते हो फीडबैक क्या होती है? आपने मान लीजिए माइक में बोला, माइक से वो आवाज, मान लीजिए ये एम्पलीफायर है, मैंने यहां पर माइक लगा रखा था, माइक इससे जुड़ा हुआ है और ये स्पीकर से जुड़ा हुआ है। तो मैंने जब बोला तो वो जो मेरी सिग्नल था, मेरा जो वॉइस थी, वो वॉइस इसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वो सिग्नल इसके अंदर पहुंचा। दिस इज नोन एज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या हो गया कि इसने एम्पलीफाई कर दिया जो सिग्नल इसके अंदर गया था, दैट इज वेरी वीक, बहुत कम। माइक्रोफोन के अंदर जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है दैट इज वेरी वीक, उसके अंदर कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर जो वाइब्रेट करता है उसकी वजह से सिग्नल बनता है। दैट सिग्नल इज बेसिकली वेरी वीक। तो वो वीक सिग्नल आप स्पीकर्स के अंदर नहीं भेज सकते। स्पीकर्स में भेजने के लिए यू नीड अ वेरी लाउड वॉल्यूम, इसका मतलब हाई गेन सिग्नल चाहिए होता है। तो अगर इस एम्पलीफायर के अंदर सिग्नल गया था ऐसा, आपको आउटपुट चाहिए ऐसा, इसलिए आपको आउटपुट चाहिए, सो यू नीड टू एम्पलीफाई इट। तो क्या हो रहा है कि जो सिग्नल इसके अंदर गया इसने एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के लिए कौन सी चीज यूज करेंगे? ट्रांजिस्टर, दैट्स करेक्ट। क्या चीज? गेन में और वॉल्यूम में फर्क होता है। गेन में और वॉल्यूम में आप ये समझ लीजिए, गेन इज लाइक मल्टीप्लाइड बाय 2 या मल्टीप्लाइड बाय 3, ये चीज है। देखिए अगर आप एम्पलीफायर्स ऐसे देखते हैं जिनके अंदर गेन लगा हुआ, मैं ऑडियो एम्पलीफायर्स की बात कर रहा हूं, मेरा रिलेशन ज्यादातर ऑडियो एम्पलीफायर्स के साथ में रहा है। तो मान लीजिए इस पर 2 लगे हुए हैं, ये है गेन, ये है वॉल्यूम। अब इसमें है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भी दिया हुआ। तो गेन में और वॉल्यूम में क्या फर्क है कि अगर आपने गेन कर रखा है 1, उसके बाद अगर आप 0 से 1 पर जाते हैं तो वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 1 टाइम। अगर 2 पर जाते हैं तो अगेन 1 स्टेप फिर से बढ़ जाएगा, 1 स्टेप बढ़ जाएगा, फिर आप 2 से 3 पे जाते हैं 1 स्टेप और बढ़ जाएगा। अगर आपने गेन 1 के बजाय 2 कर दिया तब आपका वॉल्यूम, अगर आप 0 से 1 पे जाते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। 1 से 2 पे जाने के बाद में 2 मतलब 0 से 1 से अगर 2 पे जाते हैं तो फिर अगेन 2 टाइम्स और बढ़ जाएगा। तो 2 हर स्टेप में दोगुना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको 3 पे कर दीजिए, गेन को 3 पे कर दीजिए, तो वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स बढ़ता जाएगा। सो गेन इज बेसिकली अ मेथड ऑफ एम्पलीफिकेशन, मल्टीप्लाइंग द एम्पलीफिकेशन और ज्यादा बढ़ाने का तरीका है। ठीक, बाकी स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में गेन का मतलब क्या होता है? गेन इज बेसिकली बीटा।
बीटा, बीटा क्या होता है? बीटा गेन ही तो होता है। अल्फा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बीटा एज सच क्या होता है? बीटा इज नोन एज अ ट्रांजिस्टर गेन। आपने बेस के अंदर जितना करंट दिया है, अगर कॉमन एमिटर कलेक्शन अगर बना रहे हैं, तो बेस के अंदर जितना करंट दिया है उसका कंपैरिजन में कलेक्टर पे जो करंट मिलता है दैट इज एम्पलीफाइड 100 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली बीटा अगर 100 है तो ठीक है। तो गेन बेसिकली वो है कि कितना आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। सो गेन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये चीज होती है। अब देखिए सर्वो मोटर बेसिकली काम कैसे करती है। हाँ, अरे मैं ये बता रहा था आपको कि फीडबैक क्या होती है। तो फीडबैक क्या है? मान लीजिए मैंने यहां माइक से बोला, ये माइक से एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है और वो एम्पलीफायर से स्पीकर के अंदर जा रहा है, स्पीकर से सिग्नल बाहर निकल रहा है, सिग्नल एम्पलीफायर होने के बाद में यहां से बाहर निकल रहा है। अब अगर ये माइक ले करके मैं स्पीकर के सामने चला जाऊं, जो स्पीकर रखा हुआ है, तब क्या होगा? थोड़ा सा भी सिग्नल इसके अंदर गया, वो एम्पलीफायर के अंदर गया, एम्पलीफाई हुआ, उसमें से बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला तो एम्पलीफाइड सिग्नल माइक ने फिर से कैच कर लिया, तो उसको एम्पलीफाई कर दिया और ज्यादा एम्पलीफाई हो गया, फिर उसमें से और ज्यादा निकला और वो और ज्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल फिर से इसके अंदर आ गया। तो क्या होगा? बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता जाएगा तो वो बेसिकली इतनी तेजी से बढ़ जाता है, इतनी जल्दी एम्पलीफाई हो जाता है कि वो सीटी की आवाज आ जाती है। दैट मीन्स कांस्टेंट। इसका मतलब वॉल्यूम कम करो। आपने वॉल्यूम या गेन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है, वॉल्यूम की वैल्यू कम कर दीजिए या उसके स्पीकर के सामने से अपना माइक हटा लीजिए, तब वो फीडबैक आनी बंद हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक है कि जो भी फीडबैक सिग्नल आ रहा है वो अपने ओरिजिनल सिग्नल को और बढ़ा रहा है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है एम्पलीफायर, एम्प, ये है फीडबैक, ये है ओरिजिनल सिग्नल, सम सिग्नल, ये इसमें जा रहा है आउटपुट, ये है पूरा सर्किट। देखो मान लीजिए ये भी प्लस था और ये वाला भी प्लस था, दोनों प्लस थे। अब क्या होगा? यहां पर आपने दिया 1 वोल्ट, अभी यहां से मान लीजिए कोई सिग्नल नहीं आ रहा, इस यहां पर पहुंचा 1 वोल्ट, इसने मल्टीप्लाई कर दिया 100 टाइम्स। अब इसकी वजह से जो इसमें आउटपुट निकल रहा है दैट इज 100 वोल्ट्स। अब इसके अंदर कितना गया? 100। एटेन्युएशन, दिस एटेन्युएट्स, थोड़ा बहुत कम कर देता है, तो 1/10 कर दिया इसने। अब यहां पर कितना आया? 10 वोल्ट्स। 10 इसके अंदर गया और यहां से 1 आया, 10 + 1 कितना हो गया? 11। अब ये 11 जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा? 1100। 1100 जब यहां पर आएगा तो यहां कितना मिलेगा? 110। 110 यहां पर जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा? इसी बढ़ता चला जा रहा है। ये जो फीडबैक हो रही है पॉजिटिव फीडबैक है, तो वो बढ़ाता चला जा रहा है, उसको एक दूसरे को बढ़ाता चला जा रहा है। तो सर्वो मैकेनिज्म कंट्रोल के अंदर आप नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। नेगेटिव फीडबैक कैसे होती है वो चीज देखो। यहां पर आपने कर दिया नेगेटिव, माइनस, ये वैल्यूज एग्जैक्टली दिखाने के लिए ठीक नहीं है, बट लेट अस सी। अगर 1 वोल्ट अगर यहां पे आ रहा है, ये 100 जा रहा है, ठीक, 100 अगर वहां जा रहा है तो यहां पर आया 10। मैंने वैल्यूज ठीक नहीं ली हुई है इसलिए गड़बड़ा रही है। अब ये -10 यहां पर जा रहा है, दिस माइनस, दिस प्लस, यहां पर कितना आया? -9। -9 अगर एम्पलीफाई होगा तो कितना हो जाएगा? -900। ये वैल्यूज ठीक नहीं आ रही। -900 मतलब आप देखिए 100 से उसने सीधे -900 कर दिया। -900 अगर यहां पे आता तो आपको मिलेगा -90। -90 अगर यहां पर जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस, तो यहां पर आपको कितना मिल रहा है? +91। तो आप ये चीज देखिए बेसिकली ये वैल्यूज एक्चुअली ठीक नहीं है। एक्चुअली फीडबैक फैक्टर कम होता है। एक्चुअली 1 यहां पे होना चाहिए था, 10 यहां पर होना चाहिए था, देन दैट वुड हैव बीन मोर लाइक इट, तब ठीक रहता। मैं बजाय और फालतू टाइम वेस्ट करने के मैं सीधे जो एक्चुअल जो मोटर के कंटेक्स्ट में आप कैसे यूज करने वाले हैं वो वाली चीज मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे होता है। आपको यह पता है कि अगर मैं यहां पर 200 वोल्ट दूंगा तो 200 वोल्ट की वजह से यहां पर मेरे को 1000 आरपीएम की सप्लाई मिलेगी।
ठीक। अब 1000 आरपीएम और 1000 आरपीएम अगर इसके अंदर जाएगा तो इसमें से निकलेगा 0 वोल्ट। तो 200 माइनस 0 कितना रहा यहां पर 200 वोल्ट्स। 200 वोल्ट इसके अंदर जा रहा है और बाहर 1000 वोल्ट्स 1000 आरपीएम मिले जा रहा है, कांस्टेंट है। अगर किसी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई 1010 आरपीएम हो गई, तब क्या होगा, यहां पर बढ़ गई तो यहां पर आ जाएगा आपको 1 वोल्ट, 1 वोल्ट आपको मिल गया। 200 माइनस 1 कितना मिलेगा 199। तो 199 वोल्ट हो गया। इसका मतलब वोल्टेज कम करते ही यहां की स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर किसी वजह से यहां की स्पीड हो जाती है 990 आरपीएम, तो यहां पर जो वोल्टेज मिल रहा है दैट इज लेस देन 1000, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई -1। तो 200 माइनस -1 विच इज 200 प्लस 1, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 201 वोल्ट। इसका मतलब इसने वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी। अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो स्पीड की वैल्यू जो कम हो गई थी उस स्पीड की वैल्यू ज्यादा कर देगा। दिस इज नोन एज सर्वो मैकेनिज्म। तो ये दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक है तो वो क्या कर रहा है कि अगर उसकी स्पीड की वैल्यू कम हो रही है तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देगा जिससे स्पीड बढ़ जाएगी। अगर स्पीड की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो वोल्टेज की वैल्यू कम कर देगा जिससे स्पीड की वैल्यू दोबारा। तो दिस इन दिस वे इट मॉनिटर्स, इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द स्पीड, कितनी उसके अंदर स्पीड निकल के आ रही है। इस तरह से वो स्पीड को कभी 1 लिमिट से ज्यादा कभी जाने नहीं देगा। ये मैंने जो 1 इधर 10 इधर लिया था, अगर आप 10 इधर और 1 इधर लेंगे देन यू विल फाइंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक, दैट्स इट। दिस इज बेसिकली नोन एज सर्वो मैकेनिज्म कंट्रोल। और नाउ वी आर लेफ्ट विद स्टेपर मोटर एंड देन द 4th यूनिट विल बी ओवर।